अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने। अच्छा जनाब, ये डायग्राम हमने बनाई थी। इफ वी हैव द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0, इट मींस देयर शुड बी आर हाइपोथेसिस 0 व्हेन द कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमम। मैंने जैसा भी आपको समझाने के लिए बताया था, जैसे हम अपनी नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते रहे कि x और y ये है, और कोई कहता है कि 0 पॉइंट अगर आप पेश कर दीजिए कहाँ होगा, तो आप उसको ओरिजिन कहते हैं। ऐसे ही कहते थे ना, ये वाला पॉइंट होगा। हम यहाँ पे हम भी यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास, अगर आप, क्योंकि ये y तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, तो हाइपोथेसिस को भी इस वक्त 0 ही प्रिडिक्ट करना चाहिए। ठीक है, हाइपोथेसिस को 0 प्रिडिक्ट करना। हाइपोथेसिस का 0 एक्स एक्सेस है, तो एक्स एक्सेस का 0 यहाँ पे होगा, और इस बेसिस पे अगर y जो एक्चुअल है वो 0 है और हाइपोथेसिस ने भी 0 कर दिया, तो इसका मतलब बहुत अच्छे प्रिडिक्शन हो गई। तो कॉस्ट फंक्शन को क्या होना चाहिए इस वक्त? मिनिमम, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन मिनिमम का मतलब यहाँ पे हम 0, वो भी यहीं पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त ये दोनों पॉइंट 0 पे हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट कहाँ पर है? 0 पे। ये बस समझने की कोशिश करें। इससे यह जाहिर होता है, मैं समझाने की जो बात कर रहा हूँ, इससे यह जाहिर होता है कि जब ये गौर से सुनिएगा, y 0 है, और अगर हाइपोथेसिस जो है इसको 0.5 या 0.6 या 0.7 या 1 प्रिडिक्ट कर दे। और सुनिएगा, 1 है कहाँ पे? 1 ये रहा। और 0.6 कहाँ होगा? गालबन यहाँ कहीं होगा। 0.5 यहाँ कहीं होगा। 0.7 यहाँ कहीं होगा। अगर इस तरह की कोई वैल्यू प्रिडिक्ट कर दे जो कि 0 से अवे है, एक्चुअल 0 था लेकिन आप 0 से अवे वाली वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो उस सूरत में कॉस्ट फंक्शन को क्या होना चाहिए जी? कॉस्ट फंक्शन को क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। बेहतरीन हो गया। बहुत 2-3 स्टूडेंट हैं जो प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, और सही गलत, सही बिल्कुल प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। और सोचने का अंदाज भी ऐसे ही होता है कि भाई हम पहले फंक्शन तो ढूंढ लें। तो सहार साहब सही है, सहार अली, और रुहान खान ने भी सही बताया, मैक्स होना चाहिए, क्योंकि वी आर अवेइंग फ्रॉम 0 विच इज़ द हायर वैल्यू ऑफ प्रिडिक्शन, यानी प्रिडिक्शन जो रॉन्ग हो रही है बिकॉज एक्चुअल प्रिडिक्शन इज 0। तो आप जब यहाँ, अब जरा देखिएगा, यानी अगर आप बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं तो ये अपने मैक्स पे चली जाए, बिल्कुल मैक्स पे ऊपर चला जाए। तो मैं जरा इसको डिलीट करता हूँ, जो जो डिलीट हो सकते हैं यहाँ से। जगह बन जाए इसकी, ये तो हमने समझा दिया ना। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, बस y1 रह जाता है। ठीक है, ये 1 है, ये पता है हमें। अब जरा देखिए, ये 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब y 0 होगा तो हमारे पास कोई फंक्शन जो है, कोई फंक्शन जो है वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, यानी कि 1 के साथ अब एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, रिवर्स फंक्शन 1 के साथ एसिम्प्टोटिक। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब इससे क्या पता चल रहा है कि अगर एक्चुअल में 0 है और आपके हाइपोथेसिस ने भी 0 वैल्यू दी है, तो इसी जगह पे कॉस्ट की वैल्यू भी जो है वो 0 ही होनी चाहिए, मिनिमम यानी। लेकिन वेन एवर यू आर अवेइंग फ्रॉम योर हाइपोथेसिस वैल्यू फ्रॉम 0, आप 0 से अवे होते जा रहे हैं, तो योर कॉस्ट फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑटोमेटिकली। तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप गलत प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो सही प्रेडिक्शन पे कॉस्ट लो होता है। ये बात तय होगी, कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू मिनिमम करने के लिए हमें 2 तरह के ग्राफ चाहिए। एक ग्राफ तो ये है, और इसी तरह का एक और ग्राफ है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, छोटा सा बनाया था यहाँ पे, कि वो ग्राफ ये है कि दैट ग्राफ इज लाइक दिस, कि 1 पे 0 होना चाहिए। अब ये 2 ग्राफ हमारे पास मिलके आ गया, एक 0 पे आ गया और एक 1 पे आ गया। यानी अगर आप इन दोनों के लिए इक्वेशन ढूंढ लें कि ये दोनों किसकी इक्वेशन है या इसकी इक्वेशन क्या है, क्योंकि दीज टू ग्राफ फुलफिलिंग आवर क्राइटेरिया ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। अब अगर ये हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो यही हमारे कॉस्ट फंक्शन होंगे। अब अगर यही दोनों हमारे कॉस्ट फंक्शन होंगे तो इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप log ऑफ x का कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, log ऑफ x का कोई ग्राफ बनाते हैं, मैं सिर्फ log x कह रहा हूँ, ये सब बातें जाहिर है हमें इतनी होने की मेहनत नहीं करनी, सब हमें प्रूफ मिला हुआ है। तो वो कुछ इस तरह से करता है कि यहाँ से
इस तरह से मूव करके इसको, सॉरी वो दूर हो गया, इसको थोड़ा करीब कर देते हैं। दिस इज वैल्यू ऑफ 1 बेसिकली। ये बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, इस तरह से इसको मूव करके ऊपर की तरफ लेके जाता है कर्व टाइप। ठीक, अब ये तो है log x का कर्व, हम इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है कैसे बना, ये तो बहुत आसान है, मैटलैब या पाइथन पे आप कर्व द्वारा जब सीख लेंगे तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखें वो आपको रिजल्ट दे देगा। दिस इज कर्व ऑफ log x, लेकिन हमें इसका इन्वर्स करना है, इन्वर्स, क्योंकि आपके फॉर्मूले में मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, जब ऊपर लेके जाऊंगा तो हर वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब हर वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होता है, जो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव में, जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में, तो ये कर्व कुछ उठ के यूं आ जाएगा इस तरह से। अब देखते रहना क्या कह रहा है। ये जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, इसकी वैल्यू है log ऑफ x, और ये जो कर्व है इसकी वैल्यू है माइनस log ऑफ x। ये समझ में आती बात है? अच्छा, हम लोग क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो वी आर बॉन्डेड बिटवीन 0 to 1, तो हमें सिर्फ इतना रीजन पिक करना है, ये रीजन पिक करना है। तो ये रीजन जो पिक किया हमने, इसका इक्वेशन क्या है, log ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉस फंक्शन है वो यानी j थीटा विच इज इक्वल टू, ये मतलब लिख रहे हैं हम लोग log ऑफ x, x का मतलब है log ऑफ हाइपोथेसिस, क्योंकि x एक्सिस में हमारे केस में हाइपोथेसिस है, log ऑफ हाइपोथेसिस। ये मैंने इसको क्लोज किया और इसके आगे एक चीज लिखूंगा मैं, जो ब्लू में लिख रहा हूँ ओवरराइड होगा इस पे, व्हेन y इज इक्वल टू 1, ये उस वक्त होना चाहिए जब y 1 हो, क्योंकि ये लाइन जो है ये y इज इक्वल टू 1 वाली थी यहाँ तक। तो हमने क्या कहा, तीन स्टेप पे बात की कि एक्चुअल लॉग का फंक्शन ये होता है, हम इसको माइनस करें तो ये पलट के ऐसे आ जाएगा, दो बातें हो गई। और तीसरी बात ये कि क्योंकि हमें अपने अपने हाइपोथेसिस के लिए, अपने कॉस फंक्शन के लिए इसको वैलिडेट करना है, तो हमें यहाँ तक का टुकड़ा कट करना है, तो फाइनली हमें ये वाला पार्ट जो है मिल जाएगा, विच इज, और ये पार्ट आपको नजर आ रहा होगा जब हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, y इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो गया। तो इसका मतलब हमारा कॉस फंक्शन माइनस लॉग थीटा एक्स जो है वो उस वक्त होगा जब y इज इक्वल टू 1। अब हम कहेंगे कि भाई y इज इक्वल टू 0 के लिए भी तो लिखो, इसको क्लीन करके नया लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बना मैं आपको बता देता हूँ, j थीटा, ठीक है, ये मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का लिख रहा हूँ, j थीटा माइनस log ऑफ x, मैंने पहले फंक्शन बनाया फिर इक्वेशन बनाई है, व्हेन y इज इक्वल टू 1, ये मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से हुआ है। सिमिलरली आप कहेंगे भाई वो फंक्शन कहाँ गया जो y इज इक्वल टू 0 के लिए भी लिखना है, उसकी फंक्शन तो डिफरेंट है ना, उसका फंक्शन जो है मैं आपको सिर्फ एक दफ़ा दिखा देता हूँ, उसका फंक्शन जो है वो इस तरह से ऐसे, ठीक है, इसका फंक्शन ये है। तो वो कहता ये है कि अगर आपको ये फंक्शन चाहिए तो इसकी भी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, आप इसकी इक्वेशन को भी देखें तो कहता है कि ये जो फंक्शन हमें नज़र आ रहा है, अगर हम किसी फंक्शन में log के फॉर्मूले में log ऑफ 1 माइनस एक्स कर दें, सिंपल, पहले log ऑफ x किया था, अब x बेसिकली हमारे केस में, तो यहाँ पे मैं गलत लिख गया थोड़ा सा, उसको सही कर लीजिएगा, सही डेफिनेशन यहाँ पे बेसिकली h ऑफ x आया सही, क्योंकि हमारे केस में तो हाइपोथेसिस आएगा ना, समझाने के लिए तो x लिखते हैं, लेकिन जब हम अपने केस पे जाएंगे तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ हाइपोथेसिस, क्योंकि x एक्सिस की वैल्यू आती है, ये x एक्सिस की वैल्यू चाहिए। तो 1 माइनस लॉग एक्स की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से जनरेट होती है, ऐसे, और जब पलटेंगे तो हमें कैसे चाहिए, यूँ चाहिए ना, ध्यान में नहीं आ रहा, ऐसा चाहिए, एक्चुअल में ऐसे चाहिए, इसका रिवर्स कैसे होगा, ये पॉजिटिव है ना, इसको नेगेटिव होना चाहिए, सर y एक्सिस से नीचे जाएगी ना। ऐसे है ना, अरे हाँ, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा डायग्राम इसकी, एक मिनट, तुम सही कह रहे हो, एक्चुअल में हमें चाहिए यूँ,
और इतना पार्ट चाहिए, लेकिन हमें एक्चुअल में इतना पार्ट नहीं था। अभी हमने कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था। अब बन जाएगा यू, दिस वन माइनस इसका मिरर इमेज। हाँ वो मिरर ही ढूंढ रहा हूँ, सही बन जाए तो मिरर ढूंढ रहा हूँ मैं इसका। इसका अपोजिट होना चाहिए ना, ताकि ये वाला पार्ट जब नीचे और ये ऊपर आया था तो यूँ हो गया था पलट के। उसके लिए हमें बनाना चाहिए एक्चुअल में यूँ, ताकि जब इसको पलटे तो ये पार्ट जो है एनी हो ढूंढ के बताता हूँ मैं आपको। मुझे एक्चुअल नहीं पता चल रहा कि किसका ये तरह से ड्रॉ करें, लेकिन वन माइनस एक्स को जब ड्रॉ करेंगे ना तो इसका पार्ट ड्राइंग जो है वो ये वाला होगा। अब इसको एक्चुअल में आपको आप भी ढूंढ लीजिएगा, कोई समझ में आ गया तो। यानी एक्चुअल जो है उसका जो पार्ट बनेगा वो ये बनेगा, यानी हम इसके आगे नेगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव वाले का नहीं बनाएंगे, नेगेटिव वाले का। जब पॉजिटिव का बनाएंगे तो इसका मिरर बनेगा बिल्कुल जैसे वो कह रहे हैं मिरर बनना भी चाहिए, वो जहन में नहीं आ रहा। दिस इज योर एच ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स एंड दिस इज योर कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब y की वैल्यू जीरो होगी, जब y की वैल्यू जीरो होगी तो हमारा जो कॉस फंक्शन है वो उसका बिहेवियर ऐसे था, हमने देख लिया था बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि y जीरो और हाइपोथेसिस जीरो, और जब आप अवे कर रहे हैं इसको तो फिर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो माइनस लॉग वन माइनस हाइपोथेसिस वैल्यू, दिस इज योर बेसिकली फंक्शन। ये फंक्शन अगर आप यूज करेंगे तो ये y इज इक्वल टू जीरो के लिए वैलिड। अब दो अलग अलग फंक्शन आ गए, इसको ज्वाइन भी कर देंगे अभी थोड़ी देर में हम, कि जब आपके पास टेस्ट डेटा y इज इक्वल टू यानी जो एक्चुअल टेस्ट डेटा का आंसर वन हो तो आपके टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्शन भी वन ही होनी चाहिए, और जब जीरो हो तो प्रिडिक्शन भी जीरो होनी चाहिए। ये कॉस्ट फंक्शन आपको डिफाइन करना, बाद में इस कॉस्ट फंक्शन को हम ग्रेडियंट डिसेंट के तौर पर सॉल्व भी करेंगे। अभी क्यों करेंगे ये भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ तक तो समझ में आ गई बात, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो काफ़ी मुश्किल है समझाना स्टूडेंट को डायग्राम से। तो अभी सारी बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं जो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ द राइटिंग द स्क्वायर्ड एरर टर्म, स्क्वायर्ड एरर जो भी हम सारी बातें कर रहे थे, समझ में नहीं आया, क्या समझ नहीं आया इसमें? देखो ना सिंपल बात है, हम तुम इधर उधर गुजर गए हो ना, मैच में देखने में लग गया होगा, हमें नजर नहीं आता स्टूडेंट कहाँ पर घूम रहा है। मैं एक दफ़ा सिर्फ आखिरी दफ़ा बताता हूँ और फिर आपको आगे की तरफ लेके जाता हूँ। देखो भाई, हमारे पास, मैं सिंपल बिल्कुल सिंपल बात बता रहा हूँ कि हमारे पास y इज इक्वल टू जीरो के ऊपर जो इक्वेशन बनी थी, फंक्शन बना था, जो हमने प्रूफ कर लिया वो ये था। यानी हमने ये तय कर लिया कि हमारा फंक्शन इस तरह का होना चाहिए इसकी, कि अगर ये हाइपोथेसिस है, अभी मैं बता रहा हूँ खाली, अभी मैंने ढूंढा नहीं, अगर हमारा हाइपोथेसिस है तो हमारा फंक्शन इस तरह का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेन एवर यू आर अप्रोचिंग टू जीरो द वैल्यू शुड बी इन्फिनिटी, बिकॉज जीरो प्रिडिक्शन है और आप वन प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर आप जीरो ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं और जीरो पे, तो कॉस्ट फंक्शन डिक्रीज होता जा रहा है। ये तो समझ में आ गई ना बात? इसमें कोई दो राय है तो बता दो। पहले जो पूछा वो बताओ ना सबको, या समझ आ गई? हमने हमने ग्राफिकल फंक्शन ढूंढ लिया है, अब हमारा मकसद है कि इसकी मैथ्स क्या होगी, किस तरह की मैथ्स जो है वो इसके पास एग्जिस्ट करती है उसको ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो हमने कहा कि जैसे पिछले वाले में कहा, हमने कहा इसकी मैथ्स को ढूंढना है अगर, तो मैं अभी डायग्राम नहीं बना पा रहा था तो, लेकिन अगर आप देखें तो इसकी मैथ्स इस तरह से है कि अगर लॉग ऑफ वन माइनस एक्स की डायग्राम आप बना लेते हैं तो वो इस जो भी डायग्राम इसकी बनेगी, अब एक मिनट मुझे दे दो, मैं कहीं देख ही दूँ उसको नेट पे ना, ताकि आपको बना ही दो। क्या ख्याल? एक मिनट देना, शायद नेट पे कहीं मिल जाए। मैं
वो जहन में नहीं आ रहा ना एकदम से, आदमी के दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा कि ये बनेगा क्या। हाँ, अब अगर अगर डायरेक्ट समझ में आया तो देख लो, ये इक्वेशन इसकी इसकी नहीं है, ये इसकी बेसिकली मिरर इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन जो है अगर पार्ट बनाओगे तो इसकी इक्वेशन जो है वो डिफरेंट बनेगी, यानी नेगेटिव बनाओ, इसका मिरर बना लेते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, जगह बना लेते हैं इसको। ये तो 1 पे बन गया, अब हम जरा इसका मिरर बनाते हैं, आपको ये बात भी समझ में आ ही जाए। इसका मिरर कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से, ये इस तरह, सही है ना, नेगेटिव की तरफ होगा। ये जो इक्वेशन है ये वाली जो हमें नजर आ रही है, ऑलमोस्ट ये है log ऑफ 1 माइनस एक्स। हमें क्योंकि इसका नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए बल्कि उसको इसका मिरर इमेज चाहिए, तो हमने इसके साथ, ये इसकी इक्वेशन है, इसको हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए, इसको ऊपर आना चाहिए। ऊपर का मतलब है इस सारे पार्ट को जो है पलट के ऊपर आ जाना चाहिए। सारे पार्ट को पलटाने के लिए जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाए, हमने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स। जैसे ही उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वो पूरी इक्वेशन जो है वो पलट के कहाँ पे आ गई, ऊपर की तरफ। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई। हमने इक्वेशन ग्राफ डिसाइड कर लिया था, इक्वेशन ढूंढने गए तो इक्वेशन भी हमें मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारी किसके रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है जब आपके पास y यानी 0 हो और आपका हाइपोथेसिस भी 0 प्रेडिक्ट करे। ठीक है, अच्छा अब मुझे डायग्राम भी जहन में आ गई है। इसकी एक्चुअल पूरी डायग्राम जो है ना वो कुछ इस तरह होगी, ये मैं आपको बताता हूँ, कुछ इस तरह से आएगी, ये आया और यहाँ से कुछ इस तरह से ये चलेगी, 1 से पास हो गई, और जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली इस तरह से कोई, यानी 0 से पास होते हुए यूँ चली जाएगी, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। एक्चुअल में ये 0 से यूँ पास हो रही है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यूँ पास हो जाएगी, और हमें ये वाला पार्ट एरिया चाहिए 0 से 1 के दरमियान, तो वो हम कट कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअल में जब विदाउट माइनस करोगे तो ये वाला रीजन, और जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा, और जब आपको सिर्फ अपना रीजन चाहिए तो वही आ जाएगा, जो 1 के साथ ऐसे ठीक। तो ये हमारे पास जो है वो कॉस्ट फंक्शन बस वो डिज़ाइन होके आ गया, और हमने कहा कि ये तो मैंने आपको बता दिया था कि हमें कंकेव नहीं चाहिए। फाइनली इन्होंने भी यहाँ पे आके लिख दिया कि हमारा कॉस्ट फंक्शन जो है, वेरी गुड, हमारा कॉस्ट फंक्शन जो है जब y1 हो तो कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन माइनस log h थीटा ऑफ x होगी, और अगर हमारे पास y0 हो तो माइनस log 1 माइनस h थीटा होगा। आप हर बार अपने जहन को हिट करते जाइएगा कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहे हैं, तो लिहाजा h थीटा ऑलवेज 1/1 प्लस e की पावर थीटा ट्रांसपोज ऑफ x होगा, और ये चीज़ बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे हमने कहा था थीटा नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ x। ठीक है, जिस तरह हमने कहा। तो एक्चुअल में अभी भी मिसिंग, अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए अभी भी थीटा मिसिंग है, कि आप वाकई ही इसकी प्रेडिक्शन ठीक करें, तो जितना अच्छा थीटा होगा, जितना अच्छा थीटा, अब देखिए सब कनेक्टेड वर्ड है, जितना बेहतर थीटा होगा उतनी बेहतर बाउंड्री डिजाइन होगी, चाहे वो लीनियर और नॉन लीनियर। अगर नॉन लीनियर तो स्क्वायर है और जिस फॉर्मेट में, तो ये हमारा 2 क्लास प्रॉब्लम का मेजर मोटिव है। अब जब इसको कंबाइन करेंगे तो हमें इस बात को इंश्योर करना, अभी तो अलग अलग लिखा हुआ है ना, जब मैं इसको एक ही इक्वेशन में कंबाइन करूंगा अपने कॉस्ट फंक्शन को, तो एक ही इक्वेशन बनाऊंगा, तो मुझे इस बात को इंश्योर करना है कि जब y इज इक्वल टू 1 हो तो ये वाला कॉस्ट फंक्शन यूज हो रहा हो, और जब y इज इक्वल टू 0 हो तो ये वाला कॉस्ट फंक्शन, हम मजबूरन खुद ना करें बल्कि सिस्टम खुद ही ऑटोमेट हो जाए कि अगर y इज इक्वल टू 0 हो तो ये वाला कॉस्ट फंक्शन इस्तेमाल हो रहा हो। तो इसके लिए इन्होंने इसको कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करके जो है वो कुछ इस तरह से शो कर दिया है। बाकी सारी बातें इन्होंने वही सारी लिखी हुई हैं, ये देख रही है, इक्वेशन बना के समझाई है इन्होंने, इस तरह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सारा जो है बिल्कुल वही जो भी हम पढ़ रहे थे उसको उन्होंने समझा दिया है। ये y इज इक्वल टू 0 पे वो फंक्शन बना दिया है, एक दफ़ा जरूर पढ़ लीजिएगा उसको। y इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या बना, माइनस log ऑफ x, ये बन गया। अब हम इसका जो है वो इक्वेशन हासिल कर लिया, और उसके बाद ये फाइनल यहाँ पहुँच गए।
अब वो कहता है कि इनको कंबाइन करना है, तो ये इसकी कंबाइन इक्वेशन, जरा देखें, कैन राइट कॉस फंक्शन इन द कंबाइन इक्वेशन। पहले तो मैं आपको वो पार्ट दिखाऊं जो हमने अलग-अलग हासिल किया था। ये है log ऑफ एच थीटा ऑफ एक्स और ये है log ऑफ, हमने कंबाइन करते वक्त इसके साथ दो मल्टीप्लायर लगाए, एक के साथ y लगाया है, एक के साथ 1 माइनस वाई लगाया। अब इंटरेस्टिंग बात देखें, ये जो कॉस फंक्शन है ये किसके लिए लिखा गया था, y इज इक्वल टू 1 के लिए लिखा गया था, और ये कॉस फंक्शन किसके लिए लिखा गया था, ये लिखा गया था y इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिएगा, और होना भी ऐसे चाहिए। तो ये जो मल्टीप्लायर हैं इसी तरह लगाए गए हैं कि ताकि कंबाइन जब हम इसको करें तो इनमें कोई इशू ना आए। जब y इज इक्वल टू 1 होगा तो ये वाला y तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये वाला y जो है वो क्या हो जाएगा, 0। इसके 0 होने की वजह से ये पूरी चीज जो है वो क्या हो जाएगी, 0। ये पूरा पार्ट जो है वो खत्म होकर 0 आ जाएगा। ऑल दीज थिंग बिकम 0। जब ये सारी चीज 0 हो जाएंगी और y इज इक्वल टू 1 था, तो बाय डिफॉल्ट वही वाला कॉस फंक्शन यूज होगा जिसको y इज इक्वल टू 1 के लिए लिखा गया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये कंबाइन करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, बस बाकी अलग अलग तो समझ में आ गया। और दूसरी बात ये कि जब y इज इक्वल टू 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा, तो हम जब y इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 0 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस 0 1 ही बचेगा, तो ये पार्ट बच जाएगा। तो जब y 0 है तो यही इसका कॉस फंक्शन था और इसको इस्तेमाल होना चाहिए। तो कंबाइनिंग ट्रिक ये थी कि इसका जो मल्टीप्लायर है, कोफिशिएंट है, वो कुछ इस तरह एडजस्ट करो कि जब y 1 हो तो 1 वाला ही कॉस फंक्शन इस्तेमाल हो जाए, और y जब 0 हो तो वही कॉस फंक्शन इस्तेमाल हो जो y इज इक्वल टू 0 हो। तो दिस इक्वेशन इज अ मोर कॉम्पैक्ट ऑफ द टू केसेस अबव। जो अलग अलग लिखे हुए थे उनको हमने, जो अलग अलग लिखे हुए थे ये, इनको हमने कंबाइन करके कॉस फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये अब आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये तो एक कॉस फंक्शन है, लेकिन लॉजिस्टिक इक्वेशन में कई कॉस फंक्शन इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन हमें एक सिंपल सा कॉस फंक्शन पढ़ना है जो हमने यहाँ पढ़ लिया, और इसको हम सम टाइम जे थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एसेंशियल कि यू विल रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ, बिल्कुल हमें अगर आपकी ग्रिप होगी तो नोटेशन वगैरह में घबराएंगे, वरना वही रट्टा जो सारी जिंदगी लगाते रहे वही रट्टा लगा रहे होंगे। तो दिस मे बी रिप्रेजेंटेड बाय जे थीटा इज इक्वल टू दिस। ये आपका कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब सवाल क्या है अगला, यहाँ तक अगर कोई बात पूछनी पूछूं, फिर हम अगले और आखिरी स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, जो मैं असाइनमेंट जो अभी देने जा रहा हूँ आज आपको, उसमें ये सवाल आपको इंकॉर्पोरेट कर दूंगा, ताकि आप वो सवाल, मैं यहाँ मेरे से ज़रा लोड कम हो जाए और आप जो है वो असाइनमेंट में उस सवाल को सॉल्व करें। पहले तो यहाँ तक बताएं कि आपको ये कॉस फंक्शन समझ में आ गया। मैं सिर्फ आखिरी चीज़ लिख के फिर आपको समझा देता हूँ कि सिमिलरली जे थीटा ऑफ इज इक्वल टू 1/2m, ठीक है, विच इज समीशन I is equal to 1 to m and bracket h theta of x, right, minus y of square। ये किसका कॉस फंक्शन है, ये कॉस फंक्शन है लीनियर रिग्रेशन का, और ऊपर वाला किसका कॉस फंक्शन है, ये कॉस फंक्शन है लॉजिस्टिक। these two cos function for two different methods or algorithms। सर ये y मल्टीपल करके क्या मतलब, y मल्टीपल मल्टीपल मल्टीप्लाई है, मल्टीपल कर रहे हैं, हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही। वजह है ना इसकी, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इन दोनों को देखें, सिंपल सी बात है, पहले तो ये बात बताओ कि ये जो मैंने लिखा है मैं अभी इसको उठा दूंगा कभी, आपका सवाल समझ गया। ये बताओ कि ये दोनों अलग अलग समझ में आ गए, ये कॉस फंक्शन लॉजिस्टिक का, ये कॉस फंक्शन रिग्रेशन का है, यानी लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है। तो अब तो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देखते हैं जिन्होंने सवाल पूछा है, अगर मैं कॉस फंक्शन को यहाँ छोड़ दूँ उस तरह से, तो ये तो दो फंक्शन में आ जाएगा ना, एक अलग एक अलग। हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कब किसको इस्तेमाल करना है? तो कहता ये है कि हम कुछ इस तरह का सिंगल फंक्शन लिख लें जो एक ही लाइन के अंदर आ जाए। तो हमने जब, अगर मैं सिंपल देखो, अगर मैं ये y को हटा दूँ और मैं इस वाले को हटा दूँ, तो ये मतलब मैं ऐसे ही लिख लूँ या माइनस डायरेक्ट लगा दूँ उसकी, तो फिर ये समझ नहीं आएगा कि जब y इज इक्वल टू 0 क्लास है तो कौन सा यूज होगा। वो कहेगा मैं यूज होगा, वो कहेगा मैं यूज होगा, सिस्टम को कैसे। इसलिए
नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लायर लगा देते हैं जो खुद एडजस्ट करता हो। तो वो बेसिकली यहाँ पर हमने एक के साथ 1 - 5 लगाया कि अगर y 1 है तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाए पूरा और ये इस्तेमाल हो जाए, और y 0 है तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाए क्योंकि ये 0 के लिए कॉस्ट फंक्शन नहीं है और ये इस्तेमाल हो जाए। बस ये हमारे एडजस्टमेंट फंक्शन है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है अभी, ऐसे आप सही कह रहे हैं। और ये इसी तरह से उसकी एडजस्टमेंट हो भी सकती थी, इसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट होती है इसकी। ठीक है, अब हम अगले टारगेट की तरफ जाएं। देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने हो तो सॉल्व करना समझ में आता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही सामने ना हो तो हम सॉल्व किए जाएं तो वो अजीब सी लगती है। तो अभी हमारा आज की क्लास का पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि हम कॉस्ट फंक्शन ड्राइव करें ताकि हम ये कह सकें कि हमारा रिजल्ट मिनिमम और मैक्सिमम कब होगा। तो उस बेसिस पे हमने कॉस्ट फंक्शन जो है वो ड्राइव कर लिया। ठीक है, इस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं है। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं, अगला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास है वो ये है कि देखिए जनाब, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ, सेकंड आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो ये है कि ये जो हाइपोथेसिस हमारे पास दिया हुआ है एच थीटा, ठीक है, मैं डायग्राम से भी समझाता हूँ आपको। और ये जो एच थीटा दिया हुआ है ये एक्चुअल में 1/1 प्लस ई की पावर थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स के बराबर है। और ये जो थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स है इसको अगर देखा जाए, ये वाला पार्ट सिर्फ पावर वाला, इसको अगर देखा जाए तो इसके अंदर अगर सिंगल फीचर है, फीचर यानी सिंगल एट्रीब्यूट a1 ही है खाली, या इसको अगर हम समटाइम x कह लें, x ही है, तो उस बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये थीटा नॉट, देखिए मैं कभी भी इसके आगे x नहीं लिख रहा क्योंकि हमारा hx जो है वो पूरा है, ये सिर्फ इसके ऊपर का ई के ऊपर का पार्ट है। तो एच नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स, ये हमारे पास ई की पावर है। जो वैल्यू ये देगा, और सुनिएगा, ये जो वैल्यू आएगी इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, और बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन वो वैल्यू जब मैं इस पूरे सिग्मॉइड फंक्शन में रखूंगा तो सिग्मॉइड फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि ये फाइनली आउटपुट 0 और 1 देगा जो हाइपोथेसिस रिसीव करेगा, ताकि हम डिसीजन ले सकें अपने हाइपोथेसिस से कि आंसर 0 है या 1। ये कभी भी नहीं डिसीजन ले सकता, सिग्मॉइड फंक्शन डिसीजन लेगा कि ये आयतन 0 है या 1 है। अब सवाल क्या है कि ये जो लाइन है, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी पावर वाली चीज़, ये एक्चुअल में बाउंड्री डिफाइन करेगी कि आपके पास जो डेटा है, अगर मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ, नॉन लीनियर भी देख लेते हैं अभी, और ये कोई डेटा अगर जो दिया हुआ है तो वी हैव टू मेक अ लाइन ओवर हेयर जो इनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करे बाउंड्री के बेसिस, और ऐसा कट ऑफ पॉइंट निकाले कि जिसपे लाइन जो है वो उस कट ऑफ पॉइंट से ऊपर एक क्लास हो और उसके नीचे दूसरी क्लास। अगर यहाँ फॉल कर जाता है थ्रेशोल्ड तो हम कह दें कि ये जो है इस क्लास का पार्ट है, और यहाँ अगर आ जाए तो हम कहते हैं इस क्लास का पार्ट। ये जो लाइन ड्रॉ करनी है, ये इससे जो ड्रॉ होगी वो इतनी बेहतर होनी चाहिए कि इनके दरमियान जो है वो कम से कम ओवरलैपिंग आए। मिसाल के तौर पे जैसे नॉन लीनियर की बात कर रहा था मैं, तो अगर इस तरह से कोई डेटा है कि आपको जो नज़र आ रहा है और इसमें कुछ दूसरा डेटा जो है वो कुछ यहाँ पे ऐसे ओवरलैप हुआ है ऐसे करके, अब अगर मैं इस पर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो वो कुछ डेटा इधर आ जाएगा। तो कहते ये है कि भाई इसमें नॉन लीनियर अगर अप्लाई करते हैं तो नॉन लीनियर लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, इसके ऊपर ऐसे जाके इसको ऐसे पार्ट करके इस तरह से करके अलग कर दें। अब ये लीनियर तो है नहीं, लीनियर एनालिसिस को हम कर दें, अगर लीनियर लाइन बनाते तो कुछ इस तरह का होता। तो आप कितनी सी बाउंड्री बनाए, कुछ पार्ट इसका नीचे और कुछ पार्ट ऊपर चला जाता। नॉन लीनियर में क्या होगा, सिर्फ इसकी इक्वेशन में अगर क्वाड्रेटिक नॉन लीनियर है तो स्क्वायर लग जाएगा, क्यूबिक है तो क्यूब लग जाएगा, और इस तरह की फॉर्मेटिंग जो है इसके अंदर होती है। तो ये चीज़ें इसमें एग्जिस्ट कर, अभी हम एक सिंपलर मेथड कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो पार्ट हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, कि ये जो पार्ट हम ढूंढ रहे हैं जो कि जिसका कॉस्ट फंक्शन भी हमें मिल चुका है, अब सवाल यहाँ पे है कि थीटा कैसे निकालें, ये इक्वेशन निकालने के लिए थीटा कैसे निकालें।
तो थीटा निकालने के लिए अगेन हम इस पे ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रेडियंट डिसेंट विच इज डिपेंड ऑन नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर, पता नहीं फर्स्ट ही ऑर्डर था मेरे ख्याल, फर्स्ट ऑर्डर न्यूटन रेफसेंस मेथड, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूटन रेफसन मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था न्यूटन इसका कि सिर्फ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि थीटा जे विच इज इक्वल टू, अब थीटा इसलिए लिख रहा हूँ कि हम थीटा की बात कर रहे हैं, अगर थीटा नहीं एक्स होता तो एक्स लिख लेते हैं, तो जनरल फॉर्मूला है ना, थीटा जे ऑफ थीटा जे विच सॉरी थीटा जे ऑफ थीटा जे माइनस लर्निंग रेट ऑफ डावा डिवाइड बाय कॉस फंक्शन, ठीक है, कॉस फंक्शन एंड डिवाइड बाय डावा ऑफ थीटा। अब अगर दो थीटा है तो दो दफा होगा, जैसे जे का मतलब पहले थीटा नॉट, फिर थीटा 1, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3, अगर दो ही थीटा है तो थीटा नॉट थीटा 1, अगर तीन थीटा है तो तीन दो, तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हमें इसमें ये होता है यहाँ पे लूप में होता है वाइल के लूप में, और नीचे लिखते हैं अनटिल कन्वर्ट, जब तक वो करते रहो जब तक कन्वर्ट ना हो। तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं इसी फॉर्मूले से। ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये श्योर कन्वर्जेंस होता है, अगर आप पहाड़ से उतर रहे हैं इस तरह से करके और आपके पास कई रास्ते, तो आप अनसर्टेन होते हैं कि मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ या दोबारा बहुत दूर की तरफ निकलता जा रहा हूँ, इस तरह से बहुत दूर की तरफ जाता जा रहा हूँ। तो श्योरिटी हासिल करना कि आप जो है वो कन्वर्ज ही होंगे, उसके लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो कॉस्ट फंक्शन है, ये तो एक अपनी प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन इसके अंदर जो हाइपोथेसिस इस्तेमाल हो रहा है, इसके अंदर जो थीटा इस्तेमाल हो रहा है वो कैसे निकलेगा, बेस्ट थीटा, उसके लिए हम इस कॉस्ट फंक्शन को जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, इस कॉस्ट फंक्शन को डेरिवेटिव कर देंगे। अब सवाल यहाँ पे है कि मैं अगर अभी डेरिवेटिव करने जाऊँ तो तकरीबन 1 आवर लगेगा उसको, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरे पास है हाथ से सॉल्व किया हुआ है। हाँ, थीटा फंक्शन विल बी सेम, लेकिन डिपेंड ऑन द डेटा सेट, बिल्कुल इसी तरह ये फंक्शन वही है लेकिन डेटा सेट पर डिपेंड। तो मुझे करना क्या होगा, मैं जब डावा निकालूंगा तो डावा ओवर डावा थीटा नॉट, मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ मैं, और कॉस फंक्शन लिखूंगा तो माइनस वाई लॉग ऑफ, ठीक है, एच थीटा ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस एच थीटा ऑफ एक्स। ये बेसिकली फिटिंग की है मैंने, माइनस का वजह से इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लगा दिया, यानी जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट में डावा वाला फंक्शन था, ये मैं लीनियर रिग्रेशन के लिए तो कराया था ये, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अगर वाइट होता तो मैं जल्दी जल्दी लिख के करा देता, यहाँ तो लिखने बहुत जहमत होती है। तो कॉपी पे मेरे पास नोट्स में सॉल्व है, अभी मैं सॉल्व यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए और आपको मैं एज असाइनमेंट दे दूँ ताकि आपकी थोड़ी डेरिवेटिव भी स्ट्रांग हो जाए। ये जो फंक्शन है इसको आप डावा थीटा, अब थीटा तो नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप इसको ओपन कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। अभी हम सिंगल एट्रीब्यूट के लिए कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे थीटा नॉट थीटा 1 ऑफ एक्स, ये यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा और ये आ जाएगा इस, ये पूरा भी आ जाएगा, यहाँ पे लॉग लिखना भूल गया, लॉग यहाँ पे भी आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा थीटा नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स। कोई बात नहीं, इतना मुश्किल नहीं, मैथ ही है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं। अच्छा जी, ये आपके पास फंक्शन आ गया, इसको आप पहले थीटा नॉट के रिस्पेक्ट से करेंगे, फिर इसी फंक्शन को थीटा 1 के रिस्पेक्ट से करेंगे। इस सारा काम जो मैथ्स का है ये स्किप किया है स्लाइड में, मेरे पास नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने सॉल्व किया, जितनी दफ़ा पढ़ा है मैंने सॉल्व कराया है, लेकिन अभी शायद आप पिछले वाले उसमें देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं पड़ता, तो सब फॉल 2020 में मैंने शायद पढ़ाया था, तो उसमें सॉल्व कराया था या नहीं कराया था। तो लेकिन जो इससे पहले क्लासरूम में मैंने पढ़ाया था उसमें सॉल्व करवाया है, क्योंकि मेरे पास नोट्स में लिखा हुआ, डायरेक्टिव भी कर सकते हैं उसको हम, लेकिन इट्स क्वाइट लेंदी, नॉट डिफिकल्ट, लेंदी बहुत है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। तो इसके आगे ध्यान में रखिए कि इसको हमने डेरिवेटिव कर लिया, डेरिवेटिव करने के बाद जब हमने इसका कॉस फंक्शन
हासिल करिए कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला इसने इस सिंगल लाइन में रखा। और समीशन साइन क्यों लगाया, क्योंकि कई डेटा सेट है, एक डेटा सेट तो है नहीं, तो समीशन हमेशा लगता है हर पॉइंट के ऊपर ये चेक होता है। ये करंट वाले, क्योंकि आपके पास जब भी आप कॉस्ट फंक्शन लिखते हैं आपने देखा होगा समीशन साइन लगाते हैं, इसमें भी समीशन साइन लगा देंगे। तो समीशन साइन के साथ क्या है, वाई ऑफ फर्स्ट डेटा पॉइंट, अगर आई की वैल्यू 1 है, लॉग ऑफ उसके ऊपर हाइपोथेसिस की प्रेडिक्शन 1 पे, और सिमिलरली 1 है। तो ये आपने समीशन में लिख दिया, इसका मतलब आपके पास m डेटा पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे लिखने के बाद आपके पास ये सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे क्योंकि हमें किसी किस्म की पावर को नीचे नहीं उतारना, लिहाजा यहाँ पे 2m नहीं लिखा मैंने। अब ये सब आप सोचिएगा, वहाँ पिछले लीनियर रिलेशन में 2m लिखा था, क्योंकि वहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ था। यहाँ ये डायरेक्टिव लेंगे तो 2 नीचे उतरेगा, 2 नीचे उतरेगा तो ये 2 कैंसिल होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे तो सिंपल लॉग को डायरेक्टिव करना है। लॉग का डायरेक्टिव आपको पता है रिवर्स हो जाता है। तो ये हमारे पास एक बेहतर शक्ल में कॉस्ट फंक्शन लिखा हुआ है, हेडिंग ग्रेडियंट डिसेंट की, लेकिन अभी तक ये कॉस्ट फंक्शन है। अब हम जब इसको डेरिवेटिव करेंगे, ये पेज खाली इसीलिए कि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाई थी पिछले सेमेस्टर वाले को, जो कि आपको समझा दी। और जब फाइनली हम कॉस्ट फंक्शन को डेरिवेटिव वगैरह करके एक फर्निश रिजल्ट लेंगे, जो ये बता रहा है फर्निश रिजल्ट लेंगे, बल्कि मैं एक बात यहाँ पे गलत भी कह गया, वो भी सही कर लेते हैं, करेक्शन कर लेते हैं कि ऐसा ना आप उसी को स्लाइड में, क्योंकि वीडियो है तो आप उसी को पकड़ लेंगे। मैं गलत ये कह गया कि ये जो हाइपोथेसिस है ना, ये वाला लॉग के साथ जो अंदर लिखा हुआ लॉग के, ये हाइपोथेसिस नॉट ओनली थीटा, दिस हाइपोथेसिस इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर माइनस टी ट्रांसपोज ऑफ x, नॉट ओनली द थीटा नॉट प्लस 1 थीटा, ये नहीं है, बल्कि ये पूरा कंप्लीट ये है। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर से ऐसा ना हो कि वो गलत वाली बात पकड़ लें, उसको सही करेक्शन मैंने यहाँ पर कर दी। अच्छा जनाब, फाइनली जो हमें डेरिवेटिव करके फार्मूला मिलेगा ना रिपीटेड ग्रेडियंट डिसेंट का, वो ये शॉर्ट फार्मूला मिलेगा। दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट, लीनियर इक्वेशन। तो हम सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचेंगे तो थीटा निकालने का फार्मूला ये मिल जाएगा, और ये बहुत सिमिलर है जो कि हमने लीनियर रिलेशन में। फर्क सिर्फ क्या है कि इसके हाइपोथेसिस की वैल्यू कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, वो है 1/1 प्लस ई की पावर, ठीक है, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स, ये इसकी ई की इस फंक्शन की वैल्यू। लर्निंग रेट वही है जो पहले लिखा था हमने, लर्निंग रेट में कोई चेंज नहीं है। और अगर आप इसको थीटा नॉट थीटा 1 के लिए लिखना चाहते हैं, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको फिलहाल एक मिनट इस वाले पार्ट को कट करता हूँ, यहाँ पे इंटर करके इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये रहा। अब हमारे पास तो इस वक्त क्योंकि थीटा नॉट थीटा 1 दो ही हैं, लेकिन ये जनरलाइज करके लिख दिया उन्होंने, तो मैं आपको 2 के लिए लिख देता हूँ कि क्या क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो कहता है कि अगर आप थीटा नॉट यूज कर रहे होंगे न्यू थीटा, तो you will use the old theta of naught minus some learning rate, कन्वर्जेंस की लर्निंग रेट जो होती है, समीशन साइन, ठीक है, i is equal to 1 to m